नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी ऑलराउंड पर। दोस्तों, आज जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे 250 प्लस क्वेश्चंस की एक सीरीज जो कि इंडियन पॉलिटी पे बेस्ड है, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पे। ठीक है ना। इसमें हम आज पहला टेस्ट डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम 1 से 50 तक के उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, मैं आपको इंडियन पॉलिटी की पूरी एक लिस्ट बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें कि सारे संबंधित टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा। उसमें सभी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उनको मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही साथ जीएस और करंट अफेयर की प्लेलिस्ट की भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप सारी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारत की संविधान सभा किस आधार पर गठित की गई थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किस आधार पर गठित की गई थी? तो दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसी के तहत भारत संविधान सभा इसी के आधार पर गठित की गई थी। इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जब भी भारतीय संविधान की अध्यक्षता की बात आती है तो कंफ्यूजन हल्का सा हो जाता है। इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, और कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि इसके जो अध्यक्षताएं हुई थी उसका स्थायी अध्यक्ष पहला कौन था, अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो इन चीज़ों में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होंगे, मैं सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, यानी कि चीफ बनाए गए थे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये भी पूछा जाता है कि कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इस संविधान को बनकर तैयार होने में। फिलहाल यह है कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ। तो देखिए दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। यदि आप इसकी प्रियम्बल पे जाएं, अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जाएं, तो उसमें आपको मिलेगा कि 26 नवंबर 1949 को ही इसको अंगीकार किया गया था, अधिनियमित किया गया था, आत्मार्पित किया गया था, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 यहाँ से बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाता है, ठीक है ना। और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए, अनुसूचियों से भी संबंधित एक तथ्य है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस वक्त मूल जो सूचियां थी वो 8 थीं, किंतु अब ये सूचियां बढ़ाकर 12 कर दी गई हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। भारतीय संविधान में मौजूदा समय में कुल 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? देखिए हमने बताया, आपको पहले ही बता दिया कि 8 अनुसूचियां भारतीय संविधान में थी, जो कि मूल सूचियां थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? देखिए इसका एक वीडियो मैं डिटेल में अपलोड कर चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिटी की लिंक दे रखा हूं मैंने। आप देख सकते हैं कि जो भी स्रोत भारतीय संविधान के किस देश से लिए गए हैं, यानी कि भारतीय संविधान के कौन कौन से स्रोत हैं, किस देश से लिए गए हैं, उनका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं संसदीय प्रणाली जो है वो कहाँ से ली गई। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में ब्रिटिश, यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट है थोड़ा सा, माफ़ी चाहता हूँ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, यानी कि ब्रिटिश जो हैं वो उसी से हमारी संसदीय प्रणाली ली गई है, इसका आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में दिया गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है, लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। देखिए यहाँ पे भाग 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आता है। इसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, सभी जो भी मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक अधिकार हमारे जो, उनके ऊपर भी वीडियो मैंने अपलोड किया, आप देख सकते हैं। तो देखिए मूल कर्तव्य का विवरण जो है भाग 4 क में दिया गया है कि अनुच्छेद 51 क में, जो कि भाग 4 क में आता है, ठीक है ना दोस्तों। यहीं पे मूल कर्तव्यों का संविधान में विवरण दिया गया है। 8वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो देखिए मैंने आपको पहले ही दूसरे क्वेश्चन में बता दिया था कि गणना की दृष्टि से कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहां से बिल्कुल सही हो जाता है।
एक बार फिर बताता हूँ, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां फिलहाल भारतीय संविधान में वर्णित हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? देखिए काफी बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो अनुच्छेद 17, देखिए अनुच्छेद जो 17 है दोस्तों, ये अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। और आपको अनुच्छेद 18 के बारे में भी आगे जाना चाहिए कि अनुच्छेद 18 जो है वो किस लिए है, तो उपाधियों के अंत से संबंधित है अनुच्छेद 18। तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत संबंधी जो भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए जो वर्णित संविधान में लक्ष्य है वो किसमें दिया है? अनुच्छेद 17 में, यानी कि अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए कई बार पूछा जाता है भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए यहाँ पे अस्थाई या अस्थाई नहीं दिया गया है, इसलिए आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को लगाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आता है। हमने आपको बताया था कि कन्फ्यूजन होता है, अगर यहाँ पे दिया रहता कि स्थायी अध्यक्ष क्यों किसकी नियुक्ति की गई थी, तब आप यहाँ पे ऑप्शन लगाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आप लगाएंगे, ठीक है ना। अगला ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए बात जब भी विधान परिषद की आएगी दोस्तों, ठीक है ना, तो आप लगाएंगे 169 अनुच्छेद ए, यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। अनुच्छेद 169 के तहत ही विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में वर्णित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों 1953 में 1953 में भाषा के आधार पर गठित जो प्रथम राज्य है वो आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है ना। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश को ही भाषा गठन के आधार पर प्रथम राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का खंडन कौन कर सकता है? तो देखिए दोस्तों जब भी आपात की स्थिति आती है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो मूल अधिकारों का खंडन कर सकता है, यानी मूल अधिकारों पर रोक लगा सकता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, यहाँ पे राष्ट्रपति मूल अधिकारों का खंडन कर सकता है, ठीक है ना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो देखिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। पहले यह भारतीय संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था ये मौलिक अधिकार था, किंतु अब इसको 44वें संविधान संशोधन 1978, ठीक है ना, इसका ध्यान रखेंगे, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको एक विधिक अधिकार के रूप में रख दिया गया, यानी कि कानूनी अधिकार के तौर पर रख दिया गया। और इसको किस अनुच्छेद में दोबारा वर्णित किया गया? तो 300 क में इसको दोबारा रख दिया गया और विधिक अधिकार की इसको संज्ञा दे दी गई, ठीक है ना। तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है वो विधिक अधिकार होता है, ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए दोस्तों हमारा जो है 12 से लेकर 35 तक ये मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, और उसके बाद 35 से आगे जाने पर आपके 36 से और 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, यानी कि 36 से 51। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। देखिए समान वेतन यानी कि समान वेतन सबको एक प्रकार समान वेतन जो प्रावधान किया गया है वो किसके तहत किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है, ठीक है ना। आय का समान वितरण भी इसी के अंतर्गत आता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का यह एक अंग है, ठीक है ना। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण संविधान यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे। यह जो उक्ति है संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? आगे बढ़ते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय लिया जा सकता है। देखिए 2 सदनों के संसद के 2 सत्रों के बीच, यानी ये एक सत्र हो गया तो कितनी समयावधि के बीच में अगले सत्र का होना अति आवश्यक है? तो वो है 6 महीना, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। 6 महीना के अंतराल में अवश्य ही 1-2 सत्र कर लेने चाहिए, ठीक है ना। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछा कई बार जा चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से सही हो जाता है।
देखिए 23वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो देखिए भारत की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। देखिए कई बार लोकसभा और राज्यसभा का भी पूछा जाता है, तो यहीं भी बता देता हूँ। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष और आपके राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना आवश्यक होता है। 24वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को निर्देशित किया जाता है उच्चतम न्यायालय को। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय को ही राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद को निर्देशित किया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल आपका सही हो जाता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही इसके संस्था के सदस्य होते हैं, निर्वाचन संस्था के, ठीक है ना। आगे की क्वेश्चन बढ़ते हैं। राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि राज्यसभा हेतु कम से कम आयु का होना 30 वर्ष का होना जरूरी है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जाता है। किसी भी राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिए दोस्तों, कुल सदस्य संख्या का 1/10 जो है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या होनी चाहिए, तभी सदन की कार्यवाही को कार्यान्वित किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से सही हो जाता है। भारतीय संविधान के विकसित होने में मूल आधार क्या था? तो देखिए दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत शासन अधिनियम 1935 ही भारतीय संविधान के विकसित होने का मूल अधिकार था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से हो जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है कौन? संसद। संसद के दोनों सदन ही मिलकर मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाता है। भारतीय संविधान में किस वर्ष मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया था? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान में किस वर्ष मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 44वें संविधान संशोधन, माफ करिएगा, सॉरी 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसको मिनी संविधान भी हम कहते हैं, 1976 में ही इस मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है ना। 34वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो देखिए आय का समान वितरण जो कि है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इंक्लूड किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही कहा गया है कि भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है लोकसभा के सदस्य करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, सेना प्रमुख की भी करता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है कौन? भारत के राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति का अगर पद कुछ कारणवश खाली हो जाता है तो उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यह पद ग्रहण करना होता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। कोई बिल वित्तीय बिल है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ही यह डिसाइड करता है कि कोई बिल जो है वो वित्तीय बिल है या नहीं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिए दोस्तों, जितने भी सदस्य सदन में मौजूद हों, कम से कम 50 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव पे, तभी ये पारित किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही होता है। लोकसभा विधानसभा के निर्वाचन में कोई उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा यदि उसे कुल वैध मतों का कम से कम कितना मत प्राप्त न हो? तो देखिए दोस्तों, कुल वैध मतों का 1/6 मतों का प्राप्त होना आवश्यक है, वरना जो निर्वाचक रहेगा, जो निर्वाचन के लिए योग्य रहेंगे, उनकी जो जमानत राशि रहेगी वो जब्त हो जाएगी। इसका मतलब मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के पूरे 120 वोट्स हैं
अगर पढ़ने वाले हैं कहीं पे, अगर उसको अगर 20 वोट नहीं पड़ते हैं तो उसकी जमानत राशि खो जाएगी। यानी कि एक कुल वैध मतों का 1/6 मत पाना उसका जरूरी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से सही हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, लोकसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए दोस्तों, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 होती है, ठीक है ना। तो इसका आप खासा ध्यान रखेंगे, 552, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? देखिए लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख, ठीक है ना। इसका आप ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है? लद्दाख है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से हमारा सही हो जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? देखिए मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, फिर से आ गया, फिर से बता देता हूँ। पढ़ते हैं, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हर सदस्य इसमें रिटायर होते रहते हैं। इसे भंग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही। देखिए ये इसको उच्च सदन भी कहते हैं राज्यसभा को, और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद को अपर हाउस किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो आप अच्छे से जानते होंगे, यहाँ पे भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को ही भारतीय संसद के अपर हाउस नाम से जाना जाता है। लोकसभा निचला सदन और ऊपरी सदन जो है वो राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? देखिए राष्ट्रपति द्वारा, इसमें से आप 2 जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं उनको लोकसभा में, और जो 12 सदस्य होते हैं उनको राज्यसभा में नामित राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो 12 और 2 14, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भारत के भाषाओं के साथ है, ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का इसमें समावेश किया गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। 46वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए 10वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों दल बदल कानून से है। यानी कि कोई अगर नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष या सत्ता दल से अपना दल बदलता है तो उस पर निषेध करने के लिए, उस प्रक्रिया को निषेध करने के लिए दल बदल कानून पारित किया गया था, जो कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होने आवश्यक है? तो देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है दोस्तों। यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के भीतर अगला चुनाव होना जरूरी होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो देखिए दोस्तों 73वें संविधान संशोधन, बी बिल्कुल सही हो जाता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और जब बात आती है 74वें संविधान संशोधन की, तो ये नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत के लिए ही इसमें विवरण दिए गए हैं। तो 73वें संविधान संशोधन यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो 368। संसद 368 के अकॉर्डिंग ही हमारे संविधान में संशोधन की पहल कर सकती है, संशोधन संभव कर सकती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू की जा सकती है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों संसद के किसी भी एक सदन से इस प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से सही हो जाता है। ध्यान रखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी एक सदन से शुरू की जा सकती है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे 1 से लेकर 50 तक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर ही आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।